जय हिंद, जय भारत। क्या आरबीआई को बैन कर देना चाहिए? ये आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है इस वीडियो को देखने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज का हमारा टारगेट सीधा आरबीआई को होने वाला है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद जितनी भी मुश्किलें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें आधे से ज़्यादा भागीदारी आरबीआई कंपनी वालों की भी होती है। और वो किस तरीके से है और क्या क्या गलतियां हैं जो आरबीआई लगातार कर रहा है, जिससे कि कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे पहले मेरा एक दो बहुत बड़ा सवाल है आरबीआई के लोगों से, और आप लोग भी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या जो मेरी बातें हैं वो सही है या नहीं है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर। अगर आरबीआई ने लोन दिया है बैंकों को, या फिर आरबीआई जितने भी बैंक और एनबीएफसीज हैं उन सभी को ऑथोराइज करती है, तो आखिर एक कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है कि किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट 30% होगा, किसी का 15% होगा और किसी का 50% होगा? आखिर ये क्यों? जब एक ही कंपनी, एक ही जो है अथॉरिटी है आरबीआई, वो अगर सबको एक साथ एक ही इंटरेस्ट रेट पे क्यों नहीं रख सकती? क्यों आखिर कुछ बैंक्स 15%, कुछ बैंक 30%? ये दिखाने के लिए 15-30% है, इसमें से 30% में से कितना हिस्सा इसका है ये आप लोग भी समझ जाइएगा। क्यों आखिर किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको 15% मिलता है, किसी का 30%, किसी एनबीएफसी का 50% और किसी एनबीएफसी का 100%? क्यों आखिर एक जैसा इंटरेस्ट रेट नहीं है? ओटीएस की बात करेंगे, सेटलमेंट जब लोग कराने जाते हैं तो क्यों आखिर सबका सेटलमेंट 10% में नहीं होता? कुछ बैंकें 15% में करती है, कुछ बैंकें 25% में करती है, कुछ बैंक वाले 35% करते हैं, कुछ बैंक वाले 50% करते हैं, कुछ 5% करते हैं। आखिर ऐसा दोहरा आचरण क्यों? जब आखिर में अथॉरिटी एक ही है आरबीआई, तो आखिर वो सभी बैंकों के लिए एक रूल बनाती है या सभी अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग रूल बनाती है? ये तो अब इन्हीं को पता होगा कि आखिर ये करते क्या है जिससे लोगों को परेशानी होती है। क्यों आखिर ये एक इंटरेस्ट रेट सभी बैंकों के लिए नहीं रख सकते हैं? क्यों आखिर ये एक सेटलमेंट का रेट सभी बैंकों के लिए नहीं रख सकते हैं? इसके अलावा भी क्यों ये बैन नहीं कर सकते किश्त रिंग और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को जो लोगों को लगातार ही परेशान कर रही है, और साथ में लीगल की भी धमकी दे दे के और उनकी नींदों को उड़ा के रखा है? क्यों आखिर ये बैन नहीं कर पा रहे? आखिर क्या इनके पास सबूत की कमी है? सारे सबूत अवेलेबल हैं। कंपनी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इस अथॉरिटी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी गाइडलाइंस को तुम फॉलो करो या ना करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर कुछ तो मामला होगा, कुछ तो ऐसा होगा। क्यों आखिर ये लोग सो रहे हैं? क्योंकि कोई आवाज़ उठा नहीं रहा। कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो लोग सोएंगे ही, क्योंकि इनको पता है इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो हम लोग आराम से सो जाते हैं। बस यही काम ये कंपनी वाले भी कर रहे हैं। लेकिन आपको और हमें साथ में मिलकर आवाज़ उठानी होगी। ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और ये सबको पता चलना चाहिए कि कितना गलत ये कंपनी कर रही है, कितनी गलत ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से इन सभी मामलों की एक तरीके से करता धरता है। इन सभी की जो फादर है, गॉड फादर है, सब कुछ इसी के अंडर में आता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे, ऑम्बुड्समैन बना के रखा है कंप्लेन करने के लिए। कितनी भी कंप्लेन कीजिएगा, 100 में से 2 कंप्लेन का सॉल्यूशन होगा, बाकी का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो भाई बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोगों का कौन सहारा बनेगा? बैंक तो वैसे भी सुनती नहीं है किसी कस्टमर्स की, खास करके लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद। अभी पुणे में एक एक्सीडेंट देखने के लिए मिला, किस तरीके से रिकवरी वाले बेखौफ होकर पिटाई कर रहे थे एक व्यक्ति की। क्यों कर रहे थे? पता है कि उनके ऊपर जो अथॉरिटी है उनको हमने ऑलरेडी ही खरीद रखा है। अगर ये सच नहीं है तो फिर आखिर सच क्या है, ये पूछता है भारत, और ये पूछते हैं हमारे सभी सब्सक्राइबर्स कि आखिर सच क्या है? क्यों आखिर ये अथॉरिटी इस तरीके का दोहरा आचरण अपना रही है? अलग अलग इंटरेस्ट रेट, अलग अलग सेटलमेंट रेट, कुछ कंपनियों को जो है बिल्कुल भी एक्शन ना लेना, ऐसा क्यों? ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन का ठीक से सॉल्यूशन ना हो पाना, ऐसा क्यों और ऐसा कब तक चलेगा? अगर इससे ये वर्क नहीं हो पा रहा तो ये किसी और एक और अथॉरिटी को या 4-5 और अथॉरिटी को बना दे।
ये 4-5 और अथॉरिटी अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस बना दे कि भाई तुम बैंक संभालोगे, तुम NBFC संभालोगे, तुम लोन डिफ़ॉल्ट संभालोगे, तुम लोन का इंटरेस्ट रेट का देखोगे। इस तरीके से 4-5 और कंपनियों को खड़ा कर दे। इतना बड़ा इंडिया है, उसमें एक एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वही सब कुछ चला रही है और उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि यहाँ पे RBI को बंद करके 4-5 अथॉरिटीज़ को साथ में खड़ा करना चाहिए, जो हर छोटे छोटे पहलू पे कस्टमर्स को समझे, उनकी नीड्स को समझे और उनकी नीड्स को सॉल्व करने की हिम्मत रखे, ना कि डर के मारे किसी तरीके का एक्शन ना ले और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े और दोहरा आचरण अपनाएं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो क्या आपको लगता है RBI को कब तक बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और RBI के हटा के 4-5 अथॉरिटी को लाके खड़ा कर देना चाहिए, ताकि हर एक पहलू पे नज़र रखी जा सके और बैंकिंग सुविधाओं को और अच्छा बनाया जा सके। ये हमारा और आपका विचार है। अगर आपके विचार हमसे मैच करते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।